तन्मय रोज की तरह मेडिकल शॉप पे पहुंचा और रोज की तरह उस आदमी को देखा जो रोज उसकी मेडिकल शॉप के सामने वाली हॉस्पिटल की दीवार पे कभी ईंट हाथ में लेके मारता था तो कभी फोन पे बात करने जैसी हरकतें करता। रिचार्ज डन। यस। हेलो 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 हेलो। उसने दुकान के मालिक से पूछा, मालिक ये है कौन? सुनकर मुकेश ने उसको उस आदमी की कहानी बतानी शुरू की। ये कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, इसी हॉस्पिटल की मेडिकल कॉलेज के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट था। कॉलेज के हॉस्टल में ना रहकर उसने अकेले ही रहने की सोची ताकि पढ़ाई लिखाई में कोई डिस्टरबेंस ना हो। वो सामने जो नीली बिल्डिंग दिख रही है ना, उसी में रहने आया था ये। और जिस कमरे में रहता था वो अब पिछले 2 सालों से बंद पड़ा है। इसने यहां आकर एक नया सिम लिया और घर का सारा जरूरी सामान लेकर जब घर पहुंचा तो रात के 8 बज चुके थे। उसने अपने फोन में सिम कार्ड लगाई और अपने गांव से ही आए हुए एक दोस्त जो हॉस्टल में रह रहा था उससे बात करते हुए कमरे से बाहर जैसे ही हॉल में गया तो फोन पे उसके दोस्त की आवाज कटने लगी और फिर फोन से नेटवर्क भी चला गया। लगभग उसी वक्त घर की बत्ती भी ऑफ हुई। मोबाइल पे टॉर्च चलाने की जब मयंक कोशिश कर रहा था तो उसके फोन पर पानी की एक बूंद गिरी। ऊपर देखा तो एक आदमी सीलिंग फैन पे बैठा हुआ था और नीचे मयंक को देखकर मुस्कुरा रहा था। मयंक चोर चोर चिल्लाता हुआ बाहर भागा। उसकी आवाज सुनकर आसपास के कुछ लोग दौड़े दौड़े आए और अंदर देखा तो अंदर वहां कोई नहीं था। मयंक स्टूडेंट तो साइकोलॉजी का था। उसे ब्रोकर और मकान मालिक के अलावा सभी ने कहा था कि इस फ्लैट में भूत प्रेत की कुछ दिक्कतें हैं। कोई भी यहां 2 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाता। साइकोलॉजी के स्टूडेंट के लिए पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च करने के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं था। जैसे ही सब पड़ोसी वहां से चले गए उसने तुरंत दरवाजे और खिड़कियां सभी बंद कर दी और लाइट भी लगभग तभी आई। उसने हॉल के पंखे को ऑन किया और रेगुलेटर पर एक एक करके स्पीड बढ़ाता और कम करता गया तब तक जब तक उसे तसल्ली नहीं होगी। मयंक को याद आया कि उसने फोन कमरे में रखा हुआ है। फोन उठाया तो देखा कुछ मैसेजेस आए हुए थे। रिप्लाई करते हुए मयंक कमरे से वापस हॉल में आया कि तभी फोन का नेटवर्क गायब हुआ और तभी एक शोर की आवाज भी आई। हॉल में अंधेरा था इसलिए मयंक को कुछ दिखाई नहीं दिया कि आखिरकार गिरा क्या था। लाइट जलाई तो देखा कमरे का पंखा गिरा पड़ा है। अकेले उस पंखे को लगा पाना मयंक के लिए मुश्किल था, इसलिए उसने पंखे को उठाया और एक कोने में रख दिया, ये सोच के कि सुबह मिस्त्री को बुलाकर फिक्स करवा लेगा। पंखे को एक कोने में रखकर मयंक ने हॉल की बत्ती बुझाई और जैसे ही कमरे की ओर जाने के लिए अपना कदम बढ़ाया कि पीछे से एक आवाज आई। पीछे देखा तो पंखा अपनी जगह पर से थोड़ा आगे था। मयंक ने ध्यान ना देते हुए कमरे की ओर जाने के लिए जैसे ही दूसरा कदम आगे रखा कि फिर से जमीन पर किसी चीज के घिसने की आवाज आई। पलट के देखा तो पंखा अब अपनी जगह से थोड़ा और आगे था। मयंक के समझ में आ चुका था, इसलिए वो दौड़ता हुआ अपने कमरे की तरफ भागा और जैसे ही दरवाजा बंद किया
वो पंखा खिसता हुआ आया और सीधे दरवाजे पर से लगा। उस घटना के बाद पूरी रात कुछ भी नहीं हुआ और मयंक को भी 1 घंटे के बाद चैन की नींद आ गई। आंख खुली तो सुबह के 7 बजे थे। मयंक ने डरते डरते दरवाजा खोला तो देखा पंखा ठीक अपनी जगह छत पे ही लगा हुआ था। साइकोलॉजी के स्टूडेंट मयंक को लगा कि कल रात जो हुआ शायद वो उसके सबकॉन्शियस माइंड की उपज थी। मयंक सोच में डूबा, ब्रश कर ही रहा था कि कमरे में रखा उसका फोन बजा। ब्रश करते करते ही वो कमरे में गया और फोन उठाकर बात करते हुए कमरे से निकलकर हॉल में आया। हॉल में आते के साथ ही फोन से नेटवर्क गायब हुआ और साथ ही डोर भी नीचे। दरवाजा खोला तो कोई और नहीं बल्कि वही दोस्त था जिससे अभी अभी फोन पे बात हो रही थी। उसे कमरे में ले गया मयंक और दोनों बैठकर बात कर ही रहे थे कि दोस्त उठकर बाथरूम में गया और तभी मयंक का फोन बजा। उसी दोस्त का था जो बाथरूम में गया था। उसी दोस्त का था जो बाथरूम में गया था। फोन उठाकर मयंक ने कहा, अबे पागल हो गया क्या? बाथरूम से क्यों फोन कर रहा है? दोस्त ने जवाब दिया, पागल तो तू हो गया है। मैं यहाँ लाइब्रेरी में बैठा तेरा इंतजार कर रहा हूँ। लाइन कट गई थी इसीलिए दोबारा फोन किया है। मयंक ने फोन काटा नहीं। दोस्त भी उधर से बोलता रहा, हाँ हेलो, अरे मयंक, हेलो हेलो मयंक, हेलो मयंक। अरे मयंक हेलो। तब एक पांव चुपचाप बाथरूम की तरफ गया। बाथरूम का दरवाजा लॉक नहीं था और अंदर से एक आवाज आ रही थी। अंदर देखा तो बाथरूम खाली पड़ा था। मयंक का दोस्त सचमुच वहां नहीं था। मयंक ने कांपते हुए हाथों से पानी के नल को बंद किया और पसीना पहुंचते हुए बाहर आया। नजर फोन पे गई तो उसका दोस्त अभी भी लाइन पे था। अरे मयंक, हेलो हेलो मयंक, हेलो। अपने दोस्त से बात करते करते मयंक कमरे से निकलकर जैसे ही हॉल में आया, फोन से नेटवर्क गायब हुआ और सुनाई दी एक आवाज, वो आवाज धीरे धीरे अंदर से बाहर की ओर जा रही थी। मयंक ने अपने घर का दरवाजा खोल के देखा तो आवाज एक सीढ़ी से आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर जा रहा हो। छत पर लगा ताला खोल के मयंक छत पे गया तो देखा एक मजदूर छत पे बने मोबाइल टावर पे चढ़ा काम कर रहा था। मयंक ने ऊपर उसे देखते हुए चिल्ला के पूछा, भैया आप छत पे कैसे आए? यहाँ तो ताला लगा हुआ था। उस मजदूर को न जाने क्या हुआ। उसने 12 माले की उस बिल्डिंग की छत पे बने उस मोबाइल फोन के टावर से नीचे छलांग लगा दी। मयंक दौड़ के रेलिंग तक गया और नीचे देखा, वहां कुछ भी नहीं था, ना कोई लाश। मयंक भाग के नीचे पहुंचा पर वहां भी उस आदमी का कोई नामो निशान नहीं था। इससे पहले कि मयंक अब तक हुए हादसों से अपना होश संभाल पाता कि उसके सर पर आकर कुछ गिरा। सर में हाथ लगा के देखा तो खून ही खून बह रहा था। तुरंत ही आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। ऊपर सर उठा के देखा तो धुंधला सा वही मजदूर छत पे मुस्कुराता हुआ मयंक को दिखाई दिया। मयंक की आंख
सीधे हॉस्पिटल में ही खोली। वो जानता था वहां किसी को कुछ भी बताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोग उसे ही पागल समझेंगे। वो इन सब से बचने के लिए घर छोड़ने और हॉस्टल लेने की बातें सोच ही रहा था कि उसके बिस्तर के नीचे से एक आवाज आई। मयंक ने नीचे देखा तो वही मजदूर नीचे बैठा हथौड़ी से ऊपर बेड पे मार रहा था। मयंक को देखते के साथ ही वो हंसा और उसका हाथ पकड़ के सौ से उसने खींचा। आसपास हॉस्पिटल में उस वक्त मौजूद सभी ने देखा कि मयंक अपने आप चिल्लाता हुआ खाली बेड से नीचे गिर गया और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। छोड़ छोड़ सबने देखा कि मयंक चीख चिल्ला रहा है, लेकिन और किस पर ये किसी को नहीं था। वो मजदूर सिर्फ मयंक को दिखाई दे रहा था। किसी तरह डॉक्टर्स ने उसे संभाला और इंजेक्शन देकर उसे शांत किया। शाम तक उसकी हालत में बहुत सुधार था और उसने जिद लगा ली कि वो अब एकदम ठीक है और जल्द से जल्द वो घर जाना चाहता है। हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने कहा कि कम से कम उसे 2-3 दिन हॉस्पिटल में ही बिताने पड़ेंगे और उसके बाद ही उसे डिस्चार्ज किया जाएगा। रातों रात मयंक हॉस्पिटल से भाग गया, सीधा अपने घर। मयंक का दिमाग बहुत तेज था। उसे अंदाजा लग चुका था कि उसके साथ घटनाएं तभी हुई है जब वो अपने कमरे से हॉल में गया और उसके फोन से नेटवर्क गायब हुआ। इसे साइकोलॉजिकल इफेक्ट कहें या कुछ और। मयंक ने घर में घुसने से पहले अपना फोन स्विच ऑफ किया और फिर घर में घुसकर पहले मेन डोर अच्छे से लॉक किया और उसके बाद अपने कमरे में घुसकर फोन ऑन किया और अपने दोस्त को फोन करके अब तक घटी सारी घटना विस्तार से बताई। उसका दोस्त मानने को तैयार ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है और उसने कहा, यार तू भी ना अजीब आदमी है। साइकोलॉजी का स्टूडेंट होके क्या बकवास कर रहा है। मेरी बात मान, मुझसे फोन पे बात करते करते हॉल में जा, देख कुछ नहीं होगा। दोस्त के उकसाने पर मयंक हॉल में गया। इस बार फोन का नेटवर्क तो गायब नहीं हुआ, पर मयंक के दोस्त को फोन पर सुनाई दी कई आवाजें। अरे छोड़ मुझे। हेलो मयंक, क्या हुआ मुझे? मयंक तू ठीक है? छोड़। अरे छोड़ मुझे। मयंक तू ठीक है? छोड़ तू। क्यों मेरा पीछा कर रहा है? मुझे छोड़ा। दौड़ा दौड़ा उसका दोस्त मयंक के घर पे आया तो दरवाजा बंद था। काफी देर तक घंटी बजाने के बाद जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो सोसाइटी के लोगों के साथ मिलकर दरवाजे को तोड़वाया गया। जमीन पर बेहोश पड़ा था और घर की दीवार पर लिखा था, यहां दोबारा मत आना। उस दिन के बाद से ये लड़का पागल हो गया है। कोई नहीं जानता कि उस रात उस हॉल में मयंक के साथ क्या हुआ था, लेकिन इतना सब जरूर जानते हैं कि टॉप फ्लोर का वो घर जहां मयंक रहता था, पहले वहां कुछ मजदूर रह रहे थे जो घर की छत पर मोबाइल कंपनी का टावर लगा रहे थे। उस काम के दौरान ही एक मजदूर की टावर से गिर के मौत हुई और तब से लोगों ने उसके वहां होने के एहसास को महसूस किया है।